आज किसी भी कंपनी को देखें, लेट इट बी मारुति सुजुकी, लेट इट बी हिंदुस्तान लीवर, लेट इट बी नेरोलैक पेंट्स, लेट इट बी एनी नेस्ले, बेटा ये एक प्रोडक्ट नहीं बना रहे हैं, ये अलग अलग तरह के मल्टी प्रोडक्ट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, कुछ तो हजारों तरह के प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। हिंदुस्तान लीवर जाकर देखो आप, कितने तरह के साबुन हैं, कितने तरह के चिप्स हैं, कितने तरह के रजिस्टर्स हैं। दे आर डूइंग मल्टीपल बिजनेसेस एंड विद इन मल्टीपल बिजनेसेस दे आर प्रोड्यूसिंग मल्टीपल प्रोडक्ट्स। तो सवाल यह आता है कि जो ब्रेक इवन पॉइंट एज ए मैनेजमेंट अकाउंटेंट विच यू हैव कैलकुलेटेड अप टू दिस पॉइंट, वहां पर हमने अजम्पशन लिया था दैट वी हैव ओनली वन प्रोडक्ट, एक ही प्रोडक्ट के लिए अज्यूम किया था मैंने। अभी तक जो भी कुछ किया, आई हैव अज्यूम्ड कि ये कंपनी एक ही प्रोडक्ट बनाती है एक्सक्लूसिवली, एक ही तरह का मॉडल ऑफ कार बनाती है, एक ही तरह के साबुन बनाती है, एक ही तरह की कोल्ड ड्रिंक बनाती है, एक ही तरह की ये बनाती है। इट मीन्स जाने अनजाने में मैंने उन सभी में कुछ अजम्पशंस ले ली थी। जैसे क्रिकेट की गेम होती है तो बेटे 22 स्क्वायर यार्ड की पिच होती है, बॉल का एक साइज होता है, बैट का एक साइज होता है, 11 प्लेयर खेल रहे होते हैं, 2 प्लेयर वहां होते हैं, बैठे होते हैं कि अगर कोई इंजर्ड हो गया तो वहां पर आएंगे, फिर इंपायर होते हैं, चौके छक्के का साइज होता है। इट मीन्स वी हैव अज्यूम्ड, सो अप टू द पॉइंट विच आई हैव डिस्कस, जो भी बातें मैंने अभी तक डिस्कस की हैं उसमें कुछ अजम्पशंस थी। एक अजम्पशन थी कि कॉस्ट कैन ओनली बी क्लासिफाइड इनटू 2 पार्ट्स, वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स्ड कॉस्ट। बट प्रैक्टिकली स्पीकिंग सेमी वेरिएबल कॉस्ट भी होती है, वो मार्जिनल एनालिसिस में यूनिट 2 में कवर करेंगे। सेलिंग प्राइस पर यूनिट विल रिमेन कांस्टेंट, देयर इज ओनली वन प्रोडक्ट। So these are the assumptions on the basis of which I have calculated margin of safety, I have calculated sales at desired profit, I have calculated contribution, I have calculated break even point। बेटा ये एक यूनिट के लिए, एक प्रोडक्ट के लिए किया था। मैं आ रहा हूं मल्टी प्रोडक्ट। आज के इस लेक्चर नंबर 7 में मैंने बताना है हाउ वी कैन कैलकुलेट ब्रेक इवन पॉइंट इन केस ऑफ मल्टी प्रोडक्ट। अगर एक से ज्यादा बनाते हैं तो क्या होगा। चलिए मैं पहले आपको एक छोटी सी केस स्टडी बताता हूं बेटे, उसी से समझ आएगा, फिर हम लिखेंगे थ्योरी। पहले लॉजिक और कंसेप्ट समझ लें, बहुत इजी है। मैंने आपको आई थिंक वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल बताया था, सेक्शन बी कॉर्पोरेट फाइनेंस, यूनिट 2 एंड यूनिट 3। मुझे आज भी याद है आपने वैक कैलकुलेट किया था। इफ अ कंपनी इज एम्प्लॉइंग डेट, इक्विटी, कॉमन स्टॉक एंड प्रेफर्ड स्टॉक एंड दे हैव डिफरेंट रेशियोज बिकॉज दे हैव डिफरेंट कॉस्ट, सो वी हैव कैलकुलेटेड वेटेड एवरेज कॉस्ट। सिमिलरली एक से ज्यादा जब प्रोडक्ट होते हैं तो हम यहां पर भी एवरेज निकालेंगे। एवरेज 2 होती हैं, सिंपल और वेटेड। बेटे वेटेड एवरेज ज्यादा बेटर कंसेप्ट है एज कंपेयर टू सिंपल एवरेज। तो मैं भूपेश आनंद अपनी होश में आप सभी को पहले तो एक केस स्टडी कराने जा रहा हूं जी। केस स्टडी बड़ी अच्छी है, आपको सबको लिखना है। फर्स्ट इज आई हैव रिटन कैलकुलेट ब्रेक इवन पॉइंट वॉल्यूम यूनिट्स में एंड ब्रेक इवन पॉइंट वैल्यू ऑफ यूनिलीवर। मैंने कंपनी का नाम लिखा जी यूनिलीवर, कंपनी का नाम लिखा यूनिलीवर। एक कंपनी है यूनिलीवर, जिस अमेरिकन कंपनी, लिस्टेड कंपनी, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज लिस्टेड कंपनी, हैज इट्स सब्सिडरी ऑल ओवर द वर्ल्ड। हिंदुस्तान में उसका नाम है हिंद लीवर, उसकी सब्सिडरी 100% सब्सिडरी। सो आई एम जस्ट अज्यूमिंग दैट अ कंपनी इज यूनिलीवर एंड इज प्रोड्यूसिंग 2 प्रोडक्ट्स, ए और बी, 2 प्रोडक्ट्स को बना रही है। बेटे आराम से 2 प्रोडक्ट्स को बना रही है, ए और बी 2 प्रोडक्ट्स को बना रही है, ठीक है जी। लेट द सेल्स रेशो भी 40% एंड 60%। मान लेते हैं बेटे किसी रेशो में तो बेच ही रहे होंगे ना, कि भाई कितने यूनिट्स ए के बेच रहे हैं और कितने बी के बेच रहे हैं। तो मैंने कहा लेट इट बी 40-60, कुछ भी हो सकता है, आपको उससे टेंशन क्या लेनी है, रेशो गिवन होगी, ठीक है जी। सेलिंग प्राइस पर यूनिट इज $4 फॉर ए एंड $3 फॉर बी। लिखना है, कैलकुलेटर बाहर निकाल लेंगे तो अच्छा रहेगा, आगे आपकी मर्जी है, दोबारा से एग्जामिनेशन फीस पे करनी हो तो। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट $2.50 फॉर ए एंड $1.75 फॉर बी। वेरिएबल कॉस्ट गिवन है,
अब बेटे कंपनी यूनिलीवर है, उसकी टोटल फिक्स कॉस्ट कितनी है? $75,000. टोटल फिक्स कॉस्ट इज $75,000. टोटल फिक्स कॉस्ट इज $75,000. मेरी बात आप समझ रहे हैं? तो आपको क्या कैलकुलेट करना है? यू हैव टू कैलकुलेट ब्रेक इवन पॉइंट इन वॉल्यूम एज वेल एज ब्रेक इवन पॉइंट इन वैल्यू। आज तक जो भी कुछ किया आपको एक सिंगल डाटा दिया होता था, पता नहीं आपके माइंड में कभी आया या नहीं आया। वैसे आपके माइंड में आता वाता कुछ नहीं है, आप बस नोट ही कर लेते हैं। बेटा वो एक प्रोडक्ट के लिए दिया था, सिंगल प्रोडक्ट के लिए गिवन था, सेलिंग प्राइस, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट। तो आप झटपट फॉर्मूला लगाते थे, हो जाता था। अभी भी ऐसे ही होगा, थोड़ा सा माइंड यूज करना है, बिकॉज अ कंपनी हैज कॉम्पोजिट प्रोडक्ट्स, इट कैन हैव 3, 4, 5 कितने भी। आज जो लॉजिक बताऊंगा आपका आराम से हो जाएगा। तो बेटे मैं भूपेश आनंद आपके सामने अब ये कहने वाला हूं कि अगर मैं लॉजिकली देखूं, लॉजिकली तो आई नो दैट ब्रेक इवन पॉइंट इन वॉल्यूम, अगर हमें वॉल्यूम में निकालना है या यूनिट्स में निकालना है, द फॉर्मूला विल बी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट। आई थिंक ये फॉर्मूला मैंने आपको 3 मेथड से कराया था, ग्राफिकल से, टेबुलर से और लॉजिकल से, और लॉजिकल से प्रूव भी किया था कि इस तरह से कैलकुलेट करते हैं। ठीक है जी। उसके बाद फिर मैंने आपको कहा था इफ यू वांट टू कैलकुलेट ब्रेक इवन पॉइंट इन वैल्यू, इट मींस इफ यू वांट टू कैलकुलेट इन सेल्स डॉलर्स, तो आप कैसे करेंगे? आप कैसे करेंगे? टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो। आराम से बेटे, कोई मुश्किल है नहीं, यही तो फॉर्मूलाज यूज किए थे, आज भी यही करूंगा। बट द पॉइंट इज, आप ये बताइए अभी तक जो भी कुछ था 1 यूनिट था, अगर 1 से ज्यादा हो तो मैं हल्का सा मॉडिफिकेशन कर दूंगा, मैं उन दोनों की एवरेज कंट्रीब्यूशन निकाल लूंगा। तो आई विल राइट डाउन वेटेड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। इसी तरह से मैं यहां पर लिखूंगा वेटेड कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो। मुश्किल थोड़ी है, 1 से ज्यादा हो तो एवरेज लेनी चाहिए, एवरेज हम वेटेड लेंगे। तो मैंने फॉर्मूलाज वो ही रखे हैं जो आज तक बताए हैं, लॉजिक बता चुका हूं। तो मैं अभी क्या करने वाला हूं, बिल्कुल उन दोनों की इसी तरह से यूज करने वाला हूं। तो मैं लिख रहा हूं जी ब्रेक इवन पॉइंट इन वॉल्यूम और इन यूनिट्स फॉर यूनिलीवर। तो बेटा फॉर्मूला मैं लिख रहा हूं, दोबारा से लिख रहा हूं, टोटल, आप भी लिखिए टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, क्योंकि कंपनी की तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट होगी, ऑफ यूनिलीवर, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ यूनिलीवर डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। आओ जी, ये 2 प्रोडक्ट्स हैं जी, ए और बी, इनका आपको सेलिंग प्राइस गिवन है जी डॉलर्स में है, तो बार बार मैं डॉलर्स नहीं लिखूंगा। 4 और 3 यही था जी, 4 और 3 ₹2.5 और 1.75। वेरिएबल कॉस्ट है ये 2.5 एंड 1.75। आप मेरे साथ साथ कर रहे हैं। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि हम बाद में कॉपी पेस्ट मार लेंगे, वो बेवकूफ़ हैं। कोई बात नहीं, हम क्या कर सकते हैं, उनकी लाइफ है, उनकी किस्मत है, दोबारा से फीस देना लिखा है तो क्या कर सकते हैं भाई साहब। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, मैंने कैलकुलेटर उठाया, जान के उठा रहा हूँ, वैसे तो सिंपल सी कैलकुलेशन है कि आपको लगे कि यार कैलकुलेटर का होना बड़ा जरूरी है। 1.50 3 - 1.75 इज इक्वल टू 1.25। आराम से ये देखिए जी, मैं भूपेश आनंद आपके सामने खड़ा हूं और कंट्रीब्यूशन
पर यूनिट निकाल चुका हूं। आज तक एक ही प्रोडक्ट दिया होता था, एक ही यूनिट की निकालते थे, फॉर्मूला में फिट कर देते थे, आंसर आ जाता था। आज एक से ज्यादा है तो मिल बांट के खाएंगे। आइए हम मिल बांट के इसको क्या करेंगे, पहले लिखेंगे वेटेड स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ वेटेड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। आराम से, स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। एक से ज्यादा होगा ना जी, तो कुछ भी एक से ज्यादा है तो आपको उसको एवरेज निकालना चाहिए। जैसे हमने वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट किया था सेक्शन बी में, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं वेट्स, यहां लिख रहा हूं डब्ल्यू, यहां पे लिखूंगा डब्ल्यू एक्स और यहां पर कर दूंगा जी सिग्मा डब्ल्यू एक्स। आराम से बेटे, आपको मैंने कहा 40% सेल ए प्रोडक्ट की होती है और 60% बी की होती है, तो मैंने यहां पे लिखा जी 0.4, 0.6। वी नो दैट सिग्मा डब्ल्यू इज ऑलवेज 1। अच्छा एक्स क्या है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, वो हमने निकाली दी है 1.50 एंड 1.25, तो 1.50 एंड 1.25। बस बेटे आराम से। इतने प्यार से आपके घर वाले नहीं बुलाते जिस तरह से मैं आपसे करता हूं। टीचर्स की तो बात ही छोड़ दो, बाकी आओ 0.4 इंटू 1.50, ये आ गया जी 0.6। मैंने इसको स्टोर 1 में डाल दिया 0.6। फिर आ गया जी 0.6 इंटू 1.25, ये आ गया जी 0.75। मैंने स्टोर 2 में डाल दिया। रिकॉल 1 प्लस रिकॉल 2 इज इक्वल टू 1.35। आराम से देखिए, कुछ मुश्किल है ही नहीं। इसका नाम मैंने डाल दिया क्या, वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। क्या है जी 1.35। 1.35। तो आइए जी, मैं चल पड़ा। सर कहाँ चल रहे हैं बेटे, यहां पर ये देखो, ये वाली फिगर तो मैंने निकाल दी 1.35 और फिक्स कॉस्ट आपको दी हुई है $75,000। ये देख लो, तो मैं आ गया जी $75,000 मैंने यहां लिख दिया। यहां साफ सुथरा लिख देता हूं $75,000 अपॉन $1.35 इज इक्वल टू, चेक करते हैं जी, $75,000 डिवाइडेड बाय 1.35 इज इक्वल टू 55,555.55। कर लो दोस्त, आपके सामने मैंने किया 55,555 यूनिट्स। अगर ये कंपनी बनाती है ए और बी के मिलाकर, अब ए को निकालने के लिए हमें पता ही है बेटे 55,555.55, इसको अगर हम बाइफिकेट करना चाहें, इफ आई वांट टू डीकंपोज इट, तो आई नो दैट फॉर प्रोडक्ट ए 40% इज अ कॉम्पोजिशन एंड आई ऑल्सो नो दैट फॉर प्रोडक्ट बी 60% इज अ कॉम्पोजिशन। तो आप आराम से इंटू 40% कर दें तो बेटा ये आ गया 22,222 यूनिट। इट मीन्स दिस ऑर्गेनाइजेशन यूनिलीवर हैज टू सेल at least 22,222.22 units for product A and balancing figure for B, that is 33,333.33। मैंने कहा ना मुश्किल है ही नहीं यार, लॉजिक समझ लेंगे तो क्या मुश्किल है बताइए। भूपेश आनंद के लेक्चर में अगर कंसेप्ट और लॉजिक भी समझ नहीं आया, आप ये देख रहे हैं कि नंबर ऑफ लेक्चर्स ज्यादा हैं, भाई मैंने इतना कराया तो आप इतना करेंगे, मैं इतना ही दूंगा तो आप तो इतना करके जाएंगे, आप बेशरम है, इसलिए जान के ज्यादा करा रहा हूं। चलिए, इफ आई वांट टू कैलकुलेट यू नो इन रुपीस, इन वैल्यू, तो मैं लिखूंगा ब्रेक इवन पॉइंट इन वैल्यू is equal to fixed cost
डिवाइडेड बाय वेटेड कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो। वेटेड यूज कर देंगे, एक से ज्यादा है तो क्या हो गया। इसका मतलब आप क्या करेंगे, आपने ऑलरेडी कंट्रीब्यूशन निकाली हुई है, ठीक है जी। तो मैं कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो देखूं तो कितनी आती है जी, कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो। एक बच्चा कहता फॉर्मूला भूल गया, बेटे थप्पड़ मारना है उसके मुंह पे। कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट इनटू 100। तो मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है जी, वहीं पे कैलकुलेट करते थे। ये देखिए जी 1.50, तो यहां पे हमने किया था 1.50, 1.25 डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस चेक कर लेते हैं, 4 और 3, तो लिखो जी 4 और 3 इंटू 100 कर लो जी। 1.5 इंटू 100 अपॉन 4, ये आ गया जी 37.5। और अगर आप सेकंड वाले में करें तो 1.25 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 100 इज इक्वल टू 41.66। आराम से। अब इसका एवरेज कैलकुलेट कर लेते हैं जी 37.5। मैं नेक्स्ट शीट में आ जाता हूं, मैं हेडिंग लिख रहा हूं स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ वेटेड कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो। आराम से प्रोडक्ट ए प्रोडक्ट बी वेट्स हमें बताइए 0.4 0.6 है। एक बच्चा लिख नहीं रहा, कोई बात नहीं, मत लिखा भैया, दोबारा पैसे देना मेरे को भी, और क्योंकि क्लासेस एक्सटेंड करने के लिए पैसे लगेंगे। 37.5 एंड 41.66। लो जी WX लो सर। अब आपने वेटेड कैलकुलेट कर देना है। आइए 0.4 इंटू 0.375, ये आ गया जी 0.150। तो मैंने इसको यहां पे लिख दिया और स्टोर 1 कर दिया। 0.6 इंटू 0.4166 इज इक्वल टू, ये आ गया जी 0.2499। मैंने स्टोर 2 कर दिया। रिकॉल 1 प्लस रिकॉल 2 इज इक्वल टू, ये आ गया सर 0.3999। इट इज इक्वल टू 39.99। तो अप्रोक्सीमेटली मैं इस फिगर को 40% ले रहा हूं। ये मेरे पास 40% क्या चीज आ गई, वेटेड। क्या आ गया जी, वेटेड। दिस इज वेटेड कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो। मुश्किल है ही नहीं, आप आराम से देखिए, कुछ मुश्किल है नहीं। वैसे 40% आपके पास आ गया। अब आपने क्या करना है, जो भी आपकी फिक्स कॉस्ट थी, जैसे आपने यहां पे किया था, इंस्टेड ऑफ दिस मैं अब 40% लगा दूं तो सीधा मेरे पास आंसर आ जाएगा। मैंने कर दिया जी 75,000 डिवाइडेड बाय 0.4, दिस कम्स टू 1,87,500। अगर आप 1,87,500 डॉलर्स की सेल करेंगे टोटल, इसको बाइफिकेट कर सकते हैं कि ए में कितना करेंगे और बी में कितना करेंगे। हमें मालूम ही है ए की 40% है, इंटू 40% करें तो बेटा ये आ गया जी 75,000 डॉलर्स की ए की सेल कर दें। अगर आपको क्रॉस चेक करना है तो मैंने आपको अभी इसमें नंबर ऑफ यूनिट्स बनाए थे 22,222.22 इंटू 4 करिए, ये 75,000 के इक्वल आना चाहिए। बेटे आपको पता ही है ब्रेक इवन वैल्यू तो हम आराम से ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स इनटू सेलिंग प्राइस भी कर सकते हैं। वो शॉर्टकट जान के मैंने नहीं लगाया, मैं क्योंकि बताना चाहता था आपको वेटेड एवरेज प्राइस कंट्रीब्यूशन रेशो, तो दैट कि आपको लॉजिकली क्लियर हो। 22,222.22 इंटू 4, ये आ गया जी, ये फिगर तो कुछ और आ रही है सर, एक सेकेंड।
कहीं कैलकुलेशन में तो नहीं मिस्टेक हो गई बेटा? 75,000, एक बार दोबारा देख लेते हैं। 75,000 इंटू डिवाइडेड बाय 0.4, ये है 1,87,500। ठीक है जी, 1,87,500, 1,87,500 की रेशो अगर आप देखें 40% है उसकी, इंटू 40%, दैट कम्स टू 75,000। 75,000 सेलिंग प्राइस 4 है ना, 4 है। तो बेटे आप चेक करिए जी, 22,222.22 इंटू, मैं भी देख लेता हूं। वैसे एक आपको लॉजिक समझ आ गया है। आप अभी क्वेश्चंस और भी करेंगे, मेरे को लगता है जो मैंने केस स्टडी ली उसमें हल्का सा चेंज कर दिया, कोई बात नहीं, आपको घबराने की बात नहीं है। आप पहले क्या करें, फर्स्ट पॉइंट लिखें, ब्रेक इवन विद सेल्स मिक्स। अभी तो बड़े सारे क्वेश्चंस करने हैं, बड़ी सारी बातें डिस्कस करनी है, आप बिल्कुल टेंशन ना लें, आप खाली लिखने का काम पहले कर लें। ब्रेक इवन विद सेल्स मिक्स मल्टी प्रोडक्ट्स, assumptions of constant sales mix of all products। ठीक है जी, तो यहां पे हम लिख रहे हैं ब्रेक इवन क्वांटिटी विद द सेल्स मिक्स, ब्रेक इवन रेवेन्यू विद द सेल्स मिक्स, बिकॉज वी वांट टू कैलकुलेट रेवेन्यू दैट इज वैल्यू एज वेल एज क्वांटिटी दैट इज वॉल्यूम। आराम से पहले वो हेडिंग लिखे बेटे। एक बच्चे को समझ नहीं आया कि हम क्या कर रहे थे, कोई बात नहीं, अच्छा समझ नहीं आया तो आपको मैंने मोटा मोटी ये बता दिया है कि हम वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट का लेंगे और वेटेड एवरेज प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो का, कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो का लेंगे। तो हेडिंग लिखिए, ब्रेक इवन विद सेल्स मिक्स मल्टी प्रोडक्ट्स, assumptions of constant sales mix of all products, ब्रेक इवन क्वांटिटी अगर वॉल्यूम निकालना है, ठीक है ना जी, और अगर वैल्यू निकालना है, ये वॉल्यूम है और ये वैल्यू है, तो फॉर्मूला वही है जी, टोटल फिक्स कॉस्ट अपॉन वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट फॉर प्रोडक्ट मिक्स। इट मींस आपको वेटेड लेना है और यहां पर चेक कर लीजिए, टोटल फिक्स कॉस्ट अपॉन वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो फॉर प्रोडक्ट मिक्स। ठीक है, यहां तक समझ आ गया। अब मैं आपसे एक बात ये कहना चाहता हूं कि अज्यूम करते हैं कि अगर किसी मिक्स में चेंज आ गया, मतलब आपकी रेशो थी 40-60 की अभी ए और बी में, मान लेते हैं 50-50 की रेशो हो गई या 30-70 की रेशो हो गई या कुछ भी 40-60 से बदलाव आ गया, तो बेटे अगर वो रेशो में चेंज आएगा तो ब्रेक इवन वॉल्यूम में भी और वैल्यू में भी दोनों में चेंज आएगा। बिकॉज हमारा फॉर्मूला क्या है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है। जब वेट्स चेंज हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली डिनोमिनेटर चेंज हो जाएगा। अब डिनोमिनेटर जब चेंज होगा तो कोफिशिएंट भी चेंज हो जाएगा। ये तो मैथमेटिक्स कहती है कोफिशिएंट इज इक्वल टू न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। सो इफ देयर इज अ चेंज इन डिनोमिनेटर माय कोफिशिएंट विल चेंज। ठीक बात है ना, ये बात तो ठीक ही है। अब डिनोमिनेटर चेंज कब होगा, जब व्हेन ईदर सेलिंग प्राइस चेंजेस और सेल्स मिक्स। अभी हम मान के चल रहे हैं कि सेल्स मिक्स में हमने रेशो चेंज कर दी, प्रोपोर्शन चेंज कर दिया, वेट्स चेंज कर दिए, तो इन दैट केस माय वेट्स विल चेंज। व्हेन माय वेट्स विल चेंज, अल्टीमेटली माय वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट विल चेंज और माय वेटेड एवरेज प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो विल चेंज। तो जो आपने आंसर निकाला उसमें थोड़ा सा चेंज आएगा, वो बात मैं यहां पर अपनी स्लाइड में बताना चाहता हूं। आप पहले नोट कर रहे हैं, हेडिंग लिखें, इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन सेल्स मिक्स। इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन सेल्स मिक्स। अगर सेल्स मिक्स बदल गया, जैसे मैंने अभी फॉर्मूले में अभी जो आपके सामने किया, 4:6 की जगह मैंने ले लिया 6:4, 5:5, 3:7, 7:3, तो देयर विल बी अ चेंज इन वॉल्यूम एज वेल एज देयर विल बी अ चेंज इन वैल्यू। तो मैं उस बात को समझाने वाला हूं, तो आप ज्यादा घबराइए मत।
मैं ऊपर लिख रहा हूं सिचुएशन है, दो सिचुएशंस कर रहा हूं बेटे। अगर चेंज होगा ना वेट्स में, मिक्स में, तो आपकी जो प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो है वो भी बदल जाएगी और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट भी बदल जाएगी। अब आप ये बताइए कि इफ योर प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो अर्लियर वाज 40% और अब हो गई 42%, 45%, मान लेते हैं प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो बढ़ गई ड्यू टू दैट चेंज। अच्छा, बढ़ेगी कब? जब जो प्रोडक्ट का प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो ज्यादा होगा, अगर उस प्रोडक्ट का मिक्स बढ़ा दिया, सुनना बड़े गोल्डन वर्ड्स बोल रहा हूं, इफ आई हैव इंक्रीज द सेल्स मिक्स ऑफ दैट प्रोडक्ट whose profit volume ratio is already more, for example A and B है, अब A की प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो ज्यादा है B से और A की प्रोपोर्शन बढ़ा दी, तो बेटे कंबाइंड वेटेड एवरेज बढ़ जाएगा। अच्छा, जब कंबाइंड वेटेड एवरेज बढ़ेगा तो डिनोमिनेटर बढ़ जाएगा। मैथमेटिक्स क्या कहती है? जब डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो कोफिशिएंट कम आएगा। इन दैट केस माय सेल्स वैल्यू विल डिक्रीज, माई ब्रेक इवन सेल्स वॉल्यूम विल डिक्रीज। इसका मतलब पहले आप मान लेते हैं 1,75,000 की सेल करते थे तो आपका ब्रेक इवन पॉइंट आता था, उस समय रेशो थी 4:6 की, बट अब रेशो 5:5 की हो गई है। तो इन दिस केस आपका 1,75,000 से सेल कम करेंगे बिकॉज मैंने उस प्रोडक्ट की प्रोपोर्शन बढ़ा दी है जिसका प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो ज्यादा है। तो ये बात आपको पहले लिखनी है। इफ अ प्रोडक्ट विद हायर कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो इन प्रोपोर्शन टू दोस विद लोअर कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो प्रोडक्ट्स, इसका मतलब सेल्स मिक्स में उस झुंड में मैंने अगर उस प्रोडक्ट की रेशियो बढ़ाई है जिसकी कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो ज्यादा थी, महंगे प्रोडक्ट्स, महंगी प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो वाले प्रोडक्ट्स को बढ़ा दिया है, तो मेरा वॉल्यूम कम आएगा क्योंकि डिनोमिनेटर बढ़ जाएगा। डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो कोफिशिएंट कम आएगा। इस तरह से लॉजिकली मैथमेटिकली देखना, रटना नहीं है। हॉक ने, वायले ने रटने की बातें की है, नहीं रटना बेटे। तो लिखो सिचुएशन है, इफ अ प्रोडक्ट विद हायर कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो इंक्रीजेस, ये बेटे इंक्रीज का साइन है, इंक्रीजेस लिख लीजिए, इंक्रीजेस in proportion to those with lower contribution margin ratios, then total sales revenue will decrease। या फिर रटना थोड़ी है, लिखना है। क्यों? बिकॉज हम न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर कर रहे हो, लिख दिया मैंने एज पर सिंपल लॉजिक ऑफ मैथमेटिक्स। सोचना है बेटे, आराम से शांत भाव से सोचना है, क्या मैं जो कह रहा हूं क्या लॉजिकल बात है। बिकॉज आई एम यूजिंग न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर जब बढ़ जाएगा तो कोफिशिएंट ऑलरेडी कम आएगा। ठीक है जी, आगे चलते हैं। इसी में सिचुएशन ए में ही, अब ऐसा जरूरी नहीं है कि ब्रेक इवन सेल्स कम हो जाएगी तो ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स बढ़ जाएंगे या वो भी कम हो जाएंगे, वो बढ़ भी सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। तो वो बात मैंने यहां पे क्लियरिफाई करने की कोशिश की है। इफ द प्रोडक्ट हैज आल्सो हायर कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट, मतलब उसी प्रोडक्ट की प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो भी हायर हो गई और उसी प्रोडक्ट की हायर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट भी है। वैसे जनरली देखा गया कि जिस प्रोडक्ट की हायर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है उसकी पीवी रेशियो भी हायर होती है, बट इट इज नॉट अ रूल बिकॉज पीवी रेशियो हम कैलकुलेट करते हैं कंट्रीब्यूशन पर यूनिट अपॉन सेलिंग प्राइस पर यूनिट। तो पीवी रेशियो कई बार बढ़ भी सकती है और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट उसकी कम भी हो सकती है। मतलब एक ऐसा प्रोडक्ट जिसकी कंट्रीब्यूशन पर यूनिट तो कम ही थी बट पीवी रेशियो बढ़ गई उसकी, क्योंकि पीवी रेशियो निकाल रहे हैं पर यूनिट विद रिस्पेक्ट टू सेल्स। तो इसलिए दो सिचुएशंस बन रही हैं वॉल्यूम के केस में। मैं पहली सिचुएशन ये बता रहा हूं कि मैं ये मान रहा हूं कि मेरी कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो बढ़ गई तो मेरी ब्रेक इवन सेल्स कम आएगी, टोटल सेल्स कम आएगी। बट मैं अब ये बताने जा रहा हूं कि वॉल्यूम कम आएगी या ज्यादा आएगी। मैंने कहा जी ब्रेक इवन वॉल्यूम कम हो जाएगा अगर उस प्रोडक्ट का कंट्रीब्यूशन पर यूनिट भी हायर है, क्योंकि जब हायर होगा तो डिनोमिनेटर बढ़ जाएगा और जब डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो ब्रेक इवन पॉइंट वॉल्यूम कम आएगा।
तो यही बात लिखी है, आराम से आप लिख दें, इफ द प्रोडक्ट जिस प्रोडक्ट की हम बात कर रहे हैं जिसकी रेशो चेंज हुई है, हैज ऑल्सो अ हायर कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट, इफ द प्रोडक्ट हैज ऑल्सो हायर contribution margin per unit than those of other products, then break even point volume will also decrease. सीधी सी बात है, सीधी सी बात है, कोई मुश्किल है नहीं, क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का कंसेप्ट चलेगा. बट अगर लेफ्ट राइट हैंड साइड में देखिए क्या लिखा है, इफ द प्रोडक्ट जिसकी रेशो चेंज हुई है हैज लोअर कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट, जिसकी लोअर कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट थी, तो उसका वेटेड एवरेज फिर कम आएगा, और वेटेड एवरेज कम आएगा तो कोफिशिएंट बढ़ जाएगा. तो वही बात है, देन द अदर प्रोडक्ट्स, देन ब्रेक इवन वॉल्यूम विल इंक्रीज, बिकॉज आपने उसका वेट बढ़ा दिया जिसका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कम था. तो वेटेड एवरेज कम आएगी, वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कम आएगी. अच्छा, वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कम आएगी, इट मींस डिनोमिनेटर कम आएगा. अच्छा, जब डिनोमिनेटर कम आएगा तो कोफिशिएंट ज्यादा आएगा. बेटे इस तरह से लॉजिकली समझना है. मैंने जो भी पिछले 10 मिनट में बोला ना, दोबारा सुनो और लॉजिकली उसको रिलेट करने की कोशिश करो. मैं आगे जी सिचुएशन नंबर बी में, बेटा इसके प्रैक्टिकल करेंगे, टेंशन मत लेना, बहुत ईजी है. लास्ट 5 मिनट रह गए, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बहुत अच्छी बात है. सिचुएशन बी, इफ अ प्रोडक्ट विद अ लोअर कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो इंक्रीजेस, अगर हमने उस प्रोडक्ट की मिक्स बढ़ा दिया जिसकी लोअर कंट्रीब्यूशन थी. अच्छा, उसका वेट बढ़ गया. अच्छा, जब वेट बढ़ गया जिसका लोअर था पीवी रेशो, तो उस केस में वेटेड कंट्रीब्यूशन, वेटेड पीवी रेशो कम आएगा. अच्छा, जब वेटेड पीवी रेशो कम आएगा तो डिनोमिनेटर कम होगा. अच्छा, जब डिनोमिनेटर कम होगा तो कोफिशिएंट ज्यादा आएगा. तो वही बात लिखी है, इफ अ प्रोडक्ट विद अ लोअर कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो इंक्रीजेस इन प्रोपोर्शन टू दोज विद हायर कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशोस, दोज विद higher contribution margin ratios, then break even point sales and total revenue both will increase. दोनों बढ़ेगी, क्योंकि जब डिनोमिनेटर छोटा होगा तो वो बढ़ेगा. अब सवाल आता है कि क्या वॉल्यूम बढ़ेगा या कम होगा, वो डिपेंड करता है बेटे, जैसे अभी एक्सप्लेन किया था. इफ द प्रोडक्ट हैज, यहां देखेंगे पहले, इफ द प्रोडक्ट हैज ऑल्सो अ लोअर कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट, बिकॉज ऐसा भी हो सकता है कि कंट्रीब्यूशन पर यूनिट लोअर है लेकिन पीवी रेशो ज्यादा है, क्योंकि हम उसको सेल से रिस्पेक्ट करते हैं. आप समझ रहे हैं ना जो मैं कहना चाह रहा हूं? ठीक है जी. देन दोज ऑफ द अदर प्रोडक्ट्स, देन ब्रेक इवन वॉल्यूम विल इंक्रीज. और अगर ऑपोजिट है तो बेटा आप देख लो, इफ द प्रोडक्ट हैज अ हायर कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट, अगर उसका हायर कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट है दूसरे प्रोडक्ट से, तो अगर हायर है तो डिनोमिनेटर बढ़ गया, डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो कोएफिशिएंट कम आएगा, तो ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स कम हो जाएंगे. देख लीजिए बेटा, ये भूपेश आनंद है जो लॉजिकली एक्सप्लेन कर रहा है कि आपको रेक्टिफिकेशन की जरूरत ना पड़े. आप पिछले 15 मिनट जो मैंने बोले हैं बड़े कंसेप्चुअली ईमानदारी से अच्छी तरह से बताए हैं. इसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे, टेंशन मत लेना. मैंने आज इस लेक्चर 7 में कॉम्पोजिट ब्रेक इवन पॉइंट या ब्रेक इवन पॉइंट ऑफ अ कंपनी हैविंग मल्टीपल प्रोडक्ट्स उसको डिस्कस किया यार. तो इन्हीं बातों के साथ मैं लेक्चर 7 में अपने 7-8 बातें कंप्लीट कर चुका हूं. मैंने अभी भी बताया था कि ब्रेक इवन पॉइंट में वी हैव ब्रेक इवन एनालिसिस, वी हैव 10 पॉइंट्स टू बी डिस्कस्ड. सो आई थिंक इस पूरे पेज को डिस्कस कर दिया है. नेक्स्ट लेक्चर में 2 बातें रह गई हैं बेटे, इसमें भी 2-3 लेक्चर्स लगेंगे. एक डिसीजन मेकिंग बतानी है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, और एक बताना है रिस्क अनसर्टेनिटी एंड सीवीपी एनालिसिस. तो लेक्चर लगेंगे बेटे 3-4, उस चक्कर में छोड़ दो. लॉजिक क्लियर होना चाहिए, फर्स्ट अटेम्प्ट में आना है. अभी हमने प्रैक्टिस करनी है. बी हैप्पी, बी जॉली, बी cheerful. Be happy, be jolly, be cheerful. Be happy, be jolly, be cheerful. Be happy, be jolly, be cheerful.